बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ये बात सुनी होगी 26 अमेंडमेंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आज मैं आपको इसकी डिटेल बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है क्योंकि मैंने बहुत से आर्टिकल आप लोगों से शेयर करने हैं। मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से जो जजेस की पावर है उसको चेंज किया गया और कैसे जो उनसे है वो मज़ीद अमेंडमेंट की गई। सारे आर्टिकल आपसे शेयर करूँगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट है इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज भी कहते हैं। इसमें अदलिया की पावर है, इसमें के कानून में तब्दीली लाएगी। जैसा कि अदलिया का जो टेन्योर था वो 3 साल मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस के ये 3 नाम देगी, पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया गया है कि वो जो उनसा है वो 3 नाम जो उनसा है वो देगी जो जज आगे जाके लगेंगे। इन सारी बातों को समझने के लिए हम अदले की अहमियत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको तस्वीर के अंदर वीडियो के अंदर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर ऊपर एक स्टेट बनी हुई है, नीचे जो उनसा है वो 3 पिलर लगे हुए हैं। उन पिलर के अंदर एक के अंदर पार्लियामेंट लिखा हुआ है, एक के अंदर एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है और एक के अंदर अदलिया लिखी गई है। अब जो अदलिया का जो पिलर है उसके अंदर थोड़ा सा गैप है, वो आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर। ये गैप है जो ये पैगाम देता है कि 26 अमेंडमेंट की क्या वजह बनी। मज़ीद मैं आगे चलूँ तो आपको बताऊंगा कि पॉलिटिक्स में इसकी क्या अहमियत है। ये स्टेट में एक कंसेप्ट चलता है जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। ये कंसेप्ट जिस शख्स ने दिया था उसका नाम है मोंटेस्क्यू और इसकी जो बुक है 1748 और इसका जो नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ, यानी इसकी जो बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉ। इस बुक पर जिस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अब स्पिरिट ऑफ लॉ असल में है क्या? किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था, वो उसने अपनी बुक पे बताया है। एक पार्लियामेंट है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा आपकी जुडिशरी है। इसमें अदलिया को आज़ादी इख्तियार होते हैं, सारे वो आज़ाद होती है। इनकी पावर को कोई नहीं छेड़ सकता। इनकी तनख्वाह और टेन्योर भी ज़्यादा रखा जाता है। मगर अब पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव जो है अब इसको कंट्रोल करेगी 26 अमेंडमेंट के मुताबिक, और एग्जीक्यूटिव अब नाम भेजेगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो कौन सा अब नया चीफ जस्टिस होगा और इसकी फिर समरी पर प्रेसिडेंट साइन करेगा। यानी कि ये 3 लोगों में से जो एंड वाले 3 जज हैं उनमें से ये जजों के नाम इख्तियार होंगे। उसमें सीनियर, उससे जूनियर और फिर उससे जूनियर। फिर ये इख्तियार जो उनसा है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, वो कौन से 3 नाम देता है और किस तरीके से आगे चलता है। अब जो पार्लियामेंट का काम है वो है कानून बनाना। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ये जो किस तरीके से इनको ये इख्तियार हासिल है कि किस तरीके से ये किस मेजॉरिटी के तहत जो उनसे है वो कोई चीफ जस्टिस को सिलेक्ट किया जाता है या कोई भी अमेंडमेंट की जाती है। अब इसके अंदर एक है एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। यानी कि मैं आपको अगर बहुत आसान वर्डिंग में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि जो मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी 3 किस्म की होती है। एक मेजॉरिटी होती है सिंपल, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है स्पेशल। लेकिन एक शख्स है, उसने कहा था, जिसका नाम है जॉन हैक्टन, उसने कहा था कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। यानी कि अगर एक बंदे के पास सारे इख्तियारात दे दिए जाएं तो वो उससे बहुत से गलत फैसले हो सकते हैं। तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लेजिस्लेटिव पावर एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स। असल में ये क्या है? इसके अंदर 26 अमेंडमेंट में 2/3 मेजॉरिटी से इसको इस तरीके से पास किया गया, और इसको पास करने के लिए जो नेशनल असेंबली है और कोई सेनेट है, इन दोनों से 2/3 मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में एक पार्टी जो सी है इसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा थी 26 अमेंडमेंट के,
लेकिन मैं उस पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि खुद लर्निंग प्रोसेस में हूँ और मैं जो सा लोगों को एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए वीडियो है। तो वो शुरू में एक पार्टी इसके बहुत ज़्यादा अपोजिट थी, लेकिन बाद में वो भी इसको मानने पर तैयार हो गई। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मेजॉरिटी सिंपल क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है और स्पेशल क्या होती है। जो सिंपल मेजॉरिटी होती है उसके अंदर 50+1 जो से लोगों की तादाद होनी चाहिए, एब्सोल्यूट के अंदर भी 51+ लोगों की तादाद होती है और स्पेशल के अंदर 2/3 मेजॉरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ आपसे। मतलब एक क्लास में 50 लोग हैं मगर आए वो हैं 30 लोग आए हैं, तो 15+1 यानी कि 16 लोग अगर जो फैसला कर लेंगे वो उसको माना जाएगा। यानी कि 50 में से अगर 30 लोग आए हैं, 30 में से आगे जो उनसे हैं वो 15+1 यानी 16 लोग होने चाहिए। इसको कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? अगर 50 लोग हैं तो 50 ही में से यानी किसी में से टोटल में से 25+1 यानी कि 26+1 एक ये लोग जो उनसे हैं वो इसको फैसला करेंगे, तो आपका जो सा वो मामलात हल हो जाएंगे। यानी कि इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो सा वो आपने बनाना है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशल मेजॉरिटी की, तो इसमें 2/3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर जो सा आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो सा वो पास नहीं होगा। मैं मज़ीद आपको अगर बताना चाहूँ तो जो जितने भी जो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको जो सिलेक्ट किया जाता है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू जो उनसे वो सिलेक्ट किया जाता है। और सिंपल जो मेजॉरिटी होती है उसके अंदर जो सा वो छोटे छोटे जो एक्ट और छोटे छोटे जो कानून बनाए जाते हैं उसके अंदर सिंपल मेजॉरिटी से काम ले लिया जाता है। लेकिन जब हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीली करनी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ 26 अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो इसमें एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, यानी रफ एक वैसे ही लिखा जाता है मुख्तलिफ पेपर्स के ऊपर, यानी कि 11 पेज और 26 अमेंडमेंट में। तो इसके अंदर स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो सी है वो बनाई जाती है, जिसके अंदर आपके सेनेटर होते हैं और नेशनल असम्बली के मेंबर होते हैं। ये दोनों मिलकर जो सा वो एक कमेटी बनाते हैं जो सारे प्रोसीजर को जो अमेंडमेंट हो रहा होता है वो उसको देख रही होती है। अब ये जो ड्राफ्ट है ये असल में एक रफ होता है इंफॉर्मेशन के लिए, जो बाद में ये बिल बनता है, बिल बनने के बाद ये एक्ट बनता है और एक्ट बनने के बाद ये कानून की यानी लॉ बन जाता है। अब ड्राफ्ट को स्पेशल जो सा वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो सी है उसकी काट छांट करके कानून और एक्ट की शक्ल में लेकर आती है और उसको बाद में इसको हम बिल का नाम देते हैं। अगर इस तरीके से मैं मज़ीद आपको बताना चाहूँ तो जब वो पास हो जाता है बिल, तो प्रेसिडेंट इसको पास कर देता है और वो बाद में एक्ट बन जाता है और जो मुल्क के अंदर लागू कर दिया जाता है, तो इसको हम फिर लॉ का नाम दे देते हैं। ये जो बिल है ये 20 अक्टूबर 2024 में सेनेट के अंदर 65 वोट से पास हुआ और उस वक्त जो सेनेट की तादाद थी वो 96 थी और वोट भी 64 चाहिए थे, लेकिन 65 वोट पड़े। और नेशनल असम्बली के अंदर जो वोट चाहिए थे वो तकरीबन 224 थे, लेकिन जो वोट पड़े वो 225 पड़े। उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास केस चले गया और प्रेसिडेंट के पास जब केस चले गया तो प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर दिए और ये मामला आगे चला। और इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल जोन से है वो उनकी जो तादाद थी वो 27 थी जो पास हुए। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं आपको आर्टिकल 175A की, तो यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 175A की, तो इसमें जो सीनियर जज थे उसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी, वो पीएम के पास गई और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास।
तो इसके अंदर भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, इनके अंदर भी जो नेशनल असम्बली के जो मेम्बरान थे उनकी तादाद 8 थी और सेनेटर की जो तादाद थी वो 4 थी, और इसमें भी 2/3 मेजोरिटी इस सारे मामलात को देख रही थी। और दूसरा इसके अंदर एक अहम काम ये था कि ये जो कमेटी थी जो भी फैसला करती थी, मीटिंग करती थी, वो इन कैमरा होती थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल असल में क्या है और उसके कितने, उसको किस तरीके की हायरार्की की दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है इसके अंदर फेडरल लॉ मिनिस्टर था, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान था, वो भी स्टेट का ही पार्ट होता है। इसमें 2 जो लोग थे वो नेशनल असम्बली के थे, 2 सेनेटर के थे, सेनेट के थे, और एक पाकिस्तानी बार काउंसिल था जो जिसके बारे में बताया जाता है कि उसकी उम्र, उसकी जो प्रैक्टिस है वो कम से कम जो है वो 15 साल होना चाहिए, वही इसका मेंबर बन सकता है। अब आर्टिकल 84 क्या था, यानी 26 अमेंडमेंट के अंदर, इसके अंदर क्या तब्दीली की गई। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सो मोटिव ले लिया करता था, उसकी जो पावर थी वो ख़त्म कर दी गई। अब आर्टिकल 86A के अंदर क्या था, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो थी वो केस एक जगह से दूसरी कोर्ट के अंदर शिफ्ट करने के उसको अख्तियारात दे दिए गए। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आर्टिकल 190A क्या है और आर्टिकल 202A क्या है। मैं आपको जिस आर्टिकल के बारे में मज़ीद बताना चाह रहा हूँ वो है आर्टिकल 203D। इसके अंदर फेडरल शरीयत कोर्ट है जिसका काम था कि 12 महीने के अंदर फैसला देना है। और आर्टिकल 215 जो सा है ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, यानी कि ये इख्तियार दिए गए जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं मुंतखब कर लिया जाता तो पुराने वाला ही अपना निज़ाम चलाएगा। अब आर्टिकल 229 जो सा है ये इस्लामिक आइडियालॉजी के ऊपर आइडियोलॉजिकल काउंसिल थी, और आर्टिकल जो 30 थी ये बड़ा अहम है जो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। तो आप लोग सब सुने कि आर्टिकल 30 असल में था क्या। इसका मकसद ये था कि जनवरी 1 2028 के अंदर सूद का खात्मा, यानी कि जो रिबा है उसका खात्मा कर दिया जाएगा। अब आर्टिकल 48 क्या था, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। और आर्टिकल 9A के अंदर ये फैसला किया गया क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट को सिटीजन के लिए यकीनी बनाया जाएगा। ये मेरा आज का टॉपिक था 26 अमेंडमेंट के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी इसको लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। और कुछ अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर मज़ीद तब्दीली होनी चाहिए तो लाजमी कमेंट्स के अंदर बताइएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। मगर मैंने जितनी कोशिश हो सकी मैंने इसका जो कंटेंट था उसको समराइज़ करके आपके सामने पेश किया और कुछ सवालात आपके सामने रखे हैं, आप उसके जवाब लाजमी दीजिएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, मैं हूँ आपका सबका भाई मोहम्मद उस्मान कासिम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।